नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं गरीब गौरी की दर्द भरी प्रेम कहानी का 9वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। विशाल को सोचता देख करके गुंजन ने विशाल से कहा, आप क्या सोच रहे हैं? क्या कोई हल मिल गया है आपको? विशाल ने गुंजन की ओर देखते हुए कहा, पापा का गुस्सा देख करके हमारी हिम्मत जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। आखिर हमारे साले साहब की बात है, उन्हें निराश कैसे कर सकते हैं हम? गुंजन, लेकिन वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कोशिश करें और कैसे मदद करें हम अपने भाई की। विशाल ने तब कुछ सोचते हुए गुंजन से कहा, अब आपको ही अपने घर वालों को मनाना होगा। गुंजन, आपने देखा नहीं कि पापा कितने नाराज हो रहे थे और तब भी आप हमसे ही कह रहे हैं। विशाल ने तब गुंजन को समझाते हुए कहा, आखिर बच्चों की खुशी किस माता पिता को प्यारी नहीं होती है और कौन से माता पिता बच्चों के दुख से दुखी नहीं होते हैं। आप समझ रही हैं ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? गुंजन, आपने जो कहा है वो तो कुछ समझ गए हैं हम, लेकिन कहने के पीछे का उद्देश्य नहीं समझे। विशाल, अच्छा तब हम ही समझाते हैं। और तब विशाल ने गुंजन के कान में जा करके कुछ कहा और फिर वापस अपनी जगह पर आकर के बैठ गया और उसने फिर गुंजन से कहा, अब तो आपको पता लग ही गया ना कि आपको क्या करना है। गुंजन, जी हमारी समझ में आ गया। विशाल, आपके घर वाले अपने स्वार्थ से अलग कुछ देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए उन्हें एहसास कराना जरूरी है और आप यह एहसास उन्हें अच्छी तरह से करा सकती हैं। गुंजन, अच्छा तो हम अब फिर मम्मी पापा के रूम में जाते हैं। कह करके गुंजन अपनी जगह से खड़ी हो गई और विशाल के गले से जा करके लगी और प्यार से कहा, आई लव यू। विशाल, हम कहीं थोड़े ही जा रहे हैं, यहीं बैठ करके आपने आने का वेट करेंगे, अब जल्दी जाइए। तब गुंजन विशाल के गले से हट गई और प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, हम जाते हैं, तब तक आप आराम कीजिए। और कह करके गुंजन फिर वहां से चली गई। गुंजन ने गीता और अनुपम के रूम के बाहर पहुंच करके कहा, मम्मी पापा क्या हम अंदर आ सकते हैं? गुंजन की आवाज सुन करके गीता ने आकर के गेट खोला और गुंजन से कहा, आओ बेटा। तब गुंजन रूम में अंदर चली गई और जा करके बेड पर एक तरफ बैठ गई। गीता भी गुंजन के पास बैठ गई और फिर गुंजन की ओर देखते हुए कहा, कुछ काम था क्या बेटा? गुंजन ने तब गीता से कहा, जी हमें आपसे और पापा से कुछ जरूरी बात करनी थी, आप दोनों को डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी। तब अनुपम ने गुंजन से प्यार से कहा, सॉरी बोलने वाली क्या बात है बेटा, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अनुपम ने आगे गुंजन से कहा, अच्छा तुम कुछ बात करने के बारे में कह रही थी, क्या बात करनी है तुम्हें? तब गुंजन ने अनुपम से कहा, हम जानते हैं आपने और मम्मी ने हमें और अनुराग को किसी बात की कोई कमी नहीं रहने दी। एक आदर्श माता पिता की तरह हम दोनों भाई बहन का पालन पोषण किया है। हम खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि हमारे आप जैसे अच्छे माता पिता हैं। गीता ने तब गुंजन से कहा, लेकिन यह सब कहने की क्या जरूरत है बेटा, हमने कुछ अलग तो नहीं किया है। जो अच्छे माता पिता का फर्ज होता है बस वही निभाने की कोशिश की है। अनुपम ने भी तब गीता का साथ देते हुए गुंजन से कहा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हें यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कोई एहसान थोड़े ही किया है, जो हमारा फर्ज था वही तो हमने निभाया है। गुंजन ने तब अपने पापा से कहा, हम जानते हैं पापा, और यह भी जानते हैं कि भविष्य में अगर हम पर कोई तकलीफ आ गई तब भी आप हमारी मदद अवश्य करेंगे। गीता ने गुंजन की बात सुन करके उससे कहा, तुम्हें क्या हो गया है बेटा, आज इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? अनुपम ने तब गुंजन से कहा, आज अचानक से तुम यह बातें क्यों कर रही हो बेटा, कोई बात है तो तुम हमसे बेझिझक कह सकती हो। गुंजन ने तब आगे अपने पापा से कहा, पापा अगर हम पर भविष्य में कोई मुसीबत आ गई तब क्या आप हमारे भले की नहीं सोचेंगे? अनुपम,
भला हम कैसे अपनी बेटी के भले की नहीं सोचेंगे, अवश्य सोचेंगे। अनुपम ने आगे कहा, मगर बात क्या है, तुम शायद कुछ छिपा रही हो हमसे। गुंजन ने तब अनुपम की बात का जवाब देते हुए कहा, पापा हम जो कहने जा रहे हैं उसे कहने का एक शादीशुदा स्त्री में साहस नहीं होता, लेकिन हमें आपको और मम्मी को समझाने के लिए यह कहना ही पड़ेगा। गीता ने तब गंभीर होते हुए गुंजन से कहा, आखिर ऐसा तुम क्या समझाना चाहती हो हमें, अब बताओ भी गुंजन, हमें अब चिंता होने लगी है। तब गुंजन ने गीता से कहा, मम्मी अगर गौरी की तरह कम उम्र में हम भी विधवा हो गए तो क्या आप किसी अच्छे लड़के से हमारी शादी नहीं कराना चाहोगी? गौरी की बात सुनकर के गीता ने लगभग चीखते हुए कहा, गुंजन क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसी बात करने से पहले तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था, तुम होश में तो हो? यह कहते हुए तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई? लेकिन गुंजन की बात सुन करके अनुपम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीर सोच दिखने लगी थी। गुंजन ने तब अपनी मां की बात का जवाब देते हुए कहा, मम्मी जब आप अपनी बेटी की बात आई तो लगा ना आपको बुरा? गौरी भी तो किसी की बेटी होगी, वह अपनी मर्जी से तो विधवा नहीं हुई है। मम्मी जो घटना होता है वह घट करके ही रहता है और उसे कोई नहीं बदल सकता। फिर इसमें गौरी का क्या दोष है? उन्हें क्यों नहीं अपनी जिंदगी दोबारा जीने का हक है? क्यों उन्हें उनकी जिंदगी नए सिरे से जीने का हक नहीं मिल रहा है? गुंजन ने आगे कहा, जब तक हम अपनी ही सोच नहीं बदलेंगे बदलाव कैसे होगा? तब फिर कैसे कोई अनुराग किसी गौरी की जिंदगी संवार पाएगा? गुंजन की बात सुनकर के अनुपम और गीता दोनों को ही अपनी भूल का एहसास हुआ और तब अनुपम ने गुंजन से कहा, जरूरी नहीं कि हर बार बड़े ही अपनी जगह सही हो। आज तुमने यह साबित कर दिया है कि छोटे भी अपनी जगह सही हो सकते हैं। हमें फक्र है गुंजन बेटा तुम पर। हमारी आंखें खोल करके तुमने हमें एक बड़ी गलती करने से बचा लिया, उसके लिए थैंक्स बेटा। गुंजन ने अपने पापा की ओर देखते हुए कहा, पापा आपको थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज पापा आप थैंक्स मत बोलिए। गीता ने तब गुंजन से कहा, क्यों नहीं बोले थैंक्स? अवश्य बोलना चाहिए, आखिर तुमने हमारा सही मार्गदर्शन किया है बेटा। तब गुंजन ने अपनी माँ से प्यार से कहा, मम्मी आप भी ना, हम कोई गैर थोड़े ही हैं। गीता अपनों से थैंक्स बोलना अनुचित तो नहीं होता है बेटा। गुंजन हम आपसे नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अब ये बात छोड़िए और जल्दी से अनुराग को फोन करके बताइए कि आपने उनकी गौरी को पसंद कर लिया है, ताकि उनकी उदासी दूर हो सके। तब अनुपम ने कहा, हम लगाते हैं अनुराग को फोन, और कह करके अनुपम ने अनुराग का नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग के बाद अनुराग ने फोन उठा लिया। तब अनुपम ने अनुराग से कहा, अनुराग बेटा कहीं हमने तुम्हारी नींद तो खराब नहीं कर दी? अनुराग, नहीं पापा, अभी हम सोए ही कहाँ थे, आपको कुछ काम था क्या पापा? अनुपम ने मुस्कुरा करके कहा, अगर कुछ काम ना हो तो क्या पापा अपने बेटे से बात नहीं कर सकते हैं? अनुराग हमारा वो मतलब नहीं था पापा। अनुपम ने आगे सामान्य होकर के अनुराग से कहा, हमने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट किया है बेटा, बड़ों से भी गलती हो सकती है, इसलिए हमें माफ कर दो अनुराग बेटा। अनुराग ने तब भावुक होकर के कहा, पापा आप यह क्या कह रहे हैं? आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अनुपम, क्यों जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। जब बच्चे की गलती करने पर बड़ों से माफी मांग सकते हैं, तब बड़ों का भी फर्ज बनता है कि उनके द्वारा गलती होने पर वो भी अपनी गलती के लिए बच्चों से माफी मांगे। तब गीता ने फोन के पास आकर के बोलते हुए अनुराग से कहा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब अनुपम ने फोन स्पीकर पर कर दिया और फिर अनुराग ने अपने मम्मी पापा की बात का जवाब देते हुए कहा, आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? गीता ने तब अनुराग से कहा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है बेटा। अनुराग बेटा गलती तो हमसे हो गई थी, लेकिन तुम्हारी बहन ने हमारी आंखें खोल दी और हमें हमारी भूल का एहसास करा दिया। अब हम अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहते हैं और इसलिए अब हमने तुम्हारी और गौरी की शादी कराने का निर्णय किया है। अनुराग ने जैसे ही सुना उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच में मम्मी, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रही हैं? तब गुंजन ने बीच में बोलते हुए अनुराग से कहा, अब सब मामला सुलझ गया है भाई, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, अब तुम्हारी और गौरी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। और तब फिर गीता ने अनुराग से कहा, अगर तुम्हारी गौरी से बात हो
तो तुम उनसे कहना कि मम्मी अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांग रही थी। अनुराग, जी मम्मी, हम कह देंगे। और इस तरह गुंजन ने अपने माता पिता को उनकी गलती का एहसास करा दिया और अनुराग और गौरी के रिश्ते को मंजूरी भी दिला दी। जब अनुराग के पापा ने फोन कट कर दिया, अनुराग ने तुरंत गौरी का नंबर डायल कर दिया। गौरी उस समय उदास अपने रूम में लेटी थी। अनुराग का नंबर देख करके उसे लगा कि अनुराग को शायद कुछ काम होगा, इसलिए उसने फोन रिसीव कर लिया और कहा, आप अभी तक सोए नहीं सर? अनुराग मजाकिया तौर पर कहा, और अगर हम भी आपसे यही सवाल पूछें तब आप क्या कहेंगी? गौरी, हम तो अभी नहीं सोए थे। अच्छा ये बताइए कि आपने इस समय फोन किस लिए किया? कुछ काम था क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अनुराग ने तब मुस्कुरा करके कहा, जी हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, और रही बात हमारे फोन करने की, तो वह आप खुद ही जरा सोच करके बताइए कि हमने फोन किस लिए किया होगा। गौरी, भला हम आपके मन की बात कैसे जान सकते हैं सर? आप ही बता दीजिए ना प्लीज। अनुराग, पहले जरा दिमाग पर जोर डालिए, फिर शायद कुछ समझ में आ जाए। गौरी, सर प्लीज पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और बताइए ना क्या बात है। अनुराग, अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, हम ही बताते हैं। बात दरअसल यह है कि हमारे घर से परमिशन मिल गई है। गौरी ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, किस बात की परमिशन मिल गई है सर? अनुराग, आप अब भी नहीं समझ पाई? गौरी ने तब प्यार से कहा, जब आप ठीक से बताएंगे ही नहीं तब भला कैसे समझेंगे हम? प्लीज बताइए ना क्या बात है सर? अनुराग ने तब मुस्कुरा करके कहा, बात यह है गौरी जी कि हमारे घर से आपकी और हमारी शादी की परमिशन मिल गई है। सुन करके गौरी की आंखें खुशी से भर आई थी और वह चुप हो गई थी। गौरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना पा करके अनुराग ने गौरी से कहा, क्या हुआ गौरी जी, आपको यह सुनकर के भी खुशी नहीं हुई? गौरी ने अपनी आंखों के कोरों को पोंछ लिया और अपने ओंठों पर मुस्कान लाते हुए अनुराग से कहा, किसने कहा कि हमें खुशी नहीं हुई? हम बहुत खुश हैं, बस इस बात का डर है कि कहीं हमारी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। अनुराग ने तब गौरी को समझाते हुए कहा, ऐसे खुशी के अवसर पर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ गलत मत सोचिए। हम अब आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपको आपके हिस्से की वो सभी खुशियां देंगे जिनकी आप हकदार हैं। अनुराग ने आगे गौरी से कहा, गौरी जी, मम्मी ने आपसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने को भी कहा था। क्या आप हमारी मम्मी को माफ करेंगी? गौरी, हमें उस दिन बुरा जरूर लगा था, लेकिन अब हमें मम्मी से कोई शिकायत नहीं है। अनुराग ने तब गौरी की बात का जवाब देते हुए कहा, थैंक यू गौरी जी। गौरी, थैंक यू किस लिए जी? अनुराग, बस मन किया इसलिए बोल दिया। गौरी ने तब मुस्कुरा करके अनुराग से कहा, अच्छा जी, अब ये बताइए कि आप हमें अपने घर वालों से मिलवा कब रहे हैं? अनुराग, बहुत जल्द ही। और फिर दोनों कुछ देर प्यार भरी बातें करते रहे और फिर फोन कट करने के बाद एक दूसरे के ख्यालों में सोचते हुए सो गए। अनुराग के मम्मी पापा ने दादा दादी को भी मना लिया था अनुराग और गौरी की शादी के लिए, और अगले ही दिन अनुराग के मम्मी पापा ने गौरी के ससुराल वालों से मिलने का फैसला किया ताकि उनसे गौरी और अनुराग की शादी की बात कर सकें। जब नीता को यह खबर पता लगी तो उसे एक बार के लिए इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे सच को स्वीकार करना ही पड़ा। गौरी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र थी, इसलिए नीता इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे और इसलिए उसने गौरी और अनुराग के रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया, या यूं कहें कि स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि अब गौरी उसे पैसे कमा करके जो दे रही थी वह गौरी को घर से जाने तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन वह उसे रोक भी नहीं सकती थी। अनुराग और उसके घर वालों ने फिर गौरी के मायके वालों से भी गौरी और अनुराग की शादी की परमिशन मांगी। तब भला गौरी के मायके वाले क्यों ऐतराज कर सकते थे? उन्होंने तो बल्कि इस रिश्ते को करने के लिए अनुराग और उसके घर वालों का आभार व्यक्त किया। कुछ दिन बाद ही सामान्य रीति रिवाज से गौरी और अनुराग की शादी हो गई और गौरी अब अनुराग के सरकारी घर में उसके साथ रहने लगी थी। एक दिन रात का वक्त था, दीपक को गौरी ने सुला दिया था और अनुराग और गौरी बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी गौरी ने कुछ सोचते हुए अनुराग से कहा, सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। अनुराग झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, जी आप इस तरह से हमसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। गौरी,
अनुराग के इस तरह के जवाब से हैरानी में पड़ गई और तब उसने मासूमियत के साथ अनुराग से कहा, क्या हमसे कोई गलती हो गई है जी? अनुराग, जी बिल्कुल, आपसे एक बार नहीं बल्कि शादी के बाद कितनी ही बार यह गलती हो चुकी है गौरी, लेकिन हम तो हर काम पूरे ध्यान से करते हैं और यह भी ख्याल रखते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। अनुराग, वही तो, तब फिर गलती कैसे हो सकती है? गौरी ने उदास हो करके, अच्छा एक बार हमें माफ कर हमारी गलती बता दीजिए, हम आगे से पूरी कोशिश करेंगे कि वह गलती दोबारा ना हो। अनुराग, अच्छा अब ये बताइए कि आप हमारी कौन हैं? गौरी, इस बात से हमारी गलती से क्या वास्ता है? अनुराग, वास्ता है तभी तो पूछा है। गौरी, हमारा आपसे क्या रिश्ता है वह तो आप भी जानते हैं, क्या यह बताना जरूरी है? अनुराग, जानना जरूरी है तभी तो पूछा है आपसे। गौरी, हम आपकी वाइफ हैं, लीजिए बता दिए। अब बताइए कि हमसे क्या गलती हो गई है? अनुराग, जब आप हमारी वाइफ हैं तब आप फिर हमसे अब सर क्यों कहती हैं? गौरी ने जब अनुराग की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए अनुराग से कहा, अच्छा तो आप इस बारे में बात कर रहे थे, हम तो डर ही गए थे और सोचने लगे थे कि पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई। और रही बात हमारे सर कहने की, तो वो पहले कहते थे ना, इसलिए गलती से कभी कभार मुंह से निकल जाता है। अनुराग, वो तो हम समझ सकते हैं। गौरी ने तब प्यार से अनुराग के कंधे पर सिर रखा और आगे कहा, हम अब से और ध्यान रखेंगे अनुराग जी, और कोशिश करेंगे कि घर पर आपको सर ना कहें। अनुराग ने आगे सामान्य होकर के गौरी से कहा, अच्छा अब ये बात छोड़िए और अब बताइए कि आपको हमसे क्या बात करनी थी? आप बोल रही थी कि आपको हमसे कुछ बात करनी है। गौरी, हम आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? अनुराग, भला यह भी पूछने की बात है, आप अपनी पढ़ाई खुशी खुशी जारी कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। गौरी, आई लव यू। अनुराग, लव यू टू। अनुराग ने आगे गौरी से कहा, लेकिन हमें भी आपसे कुछ बात करनी है। गौरी, जी कहिए। अनुराग, आपके लिए अपने घर में किसी बात की आपको कोई कमी नजर आती है? गौरी, सब कुछ तो है अपने घर में, हमें तो कोई कमी नहीं नजर आती है। अनुराग, क्या आपको लगता है कि हम अपनी सैलरी से अपना घर अच्छी तरह से चला सकते हैं? गौरी, जी बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन आज आप यह पूछ किस लिए रहे हैं? हमें इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही है। अनुराग, हम चाहते हैं कि आपको हमारे रहते कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम सोच रहे थे कि आप आराम से घर पर रहें और घर पर रह करके दीपक का अच्छी तरह से ख्याल रखें। और वैसे भी अब आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, जब हम नौकरी कर ही रहे हैं। और अगर आप फिर भी नौकरी करना चाहती हैं तो हम आपको उसके लिए रोकेंगे नहीं। गौरी, वैसे हम भी आपसे यही बात जल्दी ही करने वाले थे, लेकिन आपने ही कह दिया तो अच्छा किया। हम भी चाहते थे कि घर पर रह करके दीपक के साथ समय बिताएं। गौरी ने तब आगे मुस्कुरा करके कहा, फिर बताइए बड़े बाबू को कब इस्तीफा दें? अनुराग, और आप यह बात बड़े बाबू से ही पूछ रही हैं? गौरी, जी नहीं, अपने हस्बैंड से पूछ रहे हैं। अनुराग, अच्छा तो ऐसी बात है, तब हमने यह निर्णय आप पर ही छोड़ा है। गौरी, हम तो मजाक कर रहे थे, हम कल ही आपको अपना इस्तीफा दे देंगे, आप ऑफिस में लगा दीजिएगा। अनुराग ने तब मुस्कुरा करके कहा, अच्छा जी, तो आपको मजाक करना भी आता है? गौरी ने भी तब मुस्कुरा करके कहा, क्यों नहीं आता है, बिल्कुल आता है। अनुराग, इस बार हमने मजाक में कहा था। और तब अनुराग और गौरी दोनों ही मुस्कुराने लगे थे। गौरी और अनुराग खुशी खुशी अब अपना जीवन बिता रहे थे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और अब गौरी और अनुराग की शादी को कुछ साल हो गए थे। इन सालों में अनुराग का लखनऊ से वापस कानपुर ट्रांसफर हो गया था और वह गौरी और दीपक के साथ कानपुर आकर के अपनी फैमिली के साथ कानपुर में ही रहने लगा था। गौरी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, नीता की बेटी नेहा की शादी हो गई थी और अब गौरी का बेटा दीपक स्कूल जाने लगा था। लेकिन अनुराग ने अपना कोई बच्चा नहीं किया। उसका मानना था कि
अगर वह दीपक का पालन पोषण ही एक आदर्श पिता की तरह करेगा तो दीपक भी उसे अपने पिता की तरह ही सम्मान जरूर देगा। और अनुराग का यह त्याग खराब नहीं गया था। जितना प्यार अनुराग दीपक को करता था उतना ही प्यार उसे दीपक से भी मिलता था। एक दिन छुट्टी का दिन था। दीपक अपने रूम में बैठा हुआ अपना होमवर्क कर रहा था। जब उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया तो उसने अपनी बुक एक तरफ रख दी और फिर कुछ सोच करके अपने पापा से मिलने चला गया। लेकिन उसने सब जगह देख लिया, अनुराग उसे नहीं दिखा। गीता, अनुपम और दादा दादी ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग पर बैठे थे। गीता ने जब दीपक को इस तरह एक दूसरी जगह जाते हुए देखा तो उससे कहा, बेटा दीपक किसे ढूंढ रहे हो तुम? दीपक ने कुछ परेशानी भरे स्वर में कहा, दादी हम पापा को ढूंढ रहे हैं लेकिन पापा हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। गीता आओ हमारे पास बैठो, फिर हम बताते हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तब दीपक अपनी दादी के पास बैठ गया और गीता से कहा, अब बताइए ना दादी की पापा कहाँ हैं। पास बैठे अनुपम ने तब दीपक से कहा, पहले आप भी दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर दादाजी आपको बताएंगे कि आपके पापा कहाँ हैं। दीपक, हमने तो सुबह दूध पी लिया था दादाजी, अभी भूख नहीं है। अनुपम, अच्छा ठीक है, मत करो ब्रेकफास्ट, लेकिन यह बताओ कि आप अपने पापा को ढूंढ किस लिए रहे हो। दीपक ने तब प्यार से अनुपम से कहा, दादू हमें आज पापा के साथ बाहर घूमने जाना था। पापा ने कहा था कि वह आज हमें अपने साथ घुमाने ले जाएंगे और हमें शॉपिंग भी कराएंगे, लेकिन पापा तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं। अनुपम, तो यह बात है, लेकिन आपके पापा तो सुबह ही ऑफिस के काम से बाहर निकल गए हैं। दीपक ने मायूस होकर के कहा, लेकिन अब हमें घुमाने कौन ले जाएगा। अनुपम ने तब अनुराग पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए दीपक से कहा, तब तो आपके पापा ने गलत किया है, आपको प्रॉमिस करके वह तो बाहर चले गए, वह ऐसे कैसे आपको प्रॉमिस तोड़ सकते हैं। आप उदास मत हो बेटा, अनुराग को आने दो, हम उन्हें अच्छी तरह से डांटेंगे। तब पास बैठे बड़े दादाजी ने दीपक से कहा, हम भी आपके पापा को डांटेंगे, वह हमारे दीपक को प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हैं। तब दादी ने भी प्यार से दीपक से कहा, आने दो अनुराग को, हम भी उन्हें डांटेंगे। और फिर दीपक ने गीता की ओर देखते हुए कहा, आप तो नहीं डांटेंगी ना हमारे पापा को। गीता, हम भी डांटेंगे आज अनुराग को। दीपक ने तब मासूमियत से कहा, आप सभी अगर पापा को डांटेंगे तो पापा को बुरा लगेगा, आप पापा को मत डांटना, हम पापा के साथ बाद में घूमने चले जाएंगे। तब अनुपम ने दीपक से कहा, मगर आपके पापा ने प्रॉमिस तोड़ा है, उसका क्या। गौरी ने हाथ में पकड़े हुए नाश्ते की प्लेट डाइनिंग पर रख दी और दीपक से कहा, दीपक दादाजी से कहो कि हमारे पापा कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ते हैं। तब दीपक ने गौरी के कहे शब्द अनुपम से दोहराते हुए कहा, हमारे पापा कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ते हैं। तब अनुपम ने दीपक से कहा, लेकिन इस बार तो प्रॉमिस तोड़ दिया है ना। दीपक तब अपनी माँ की ओर देखने लगा और तब गौरी ने उससे कहा, आप दादाजी से कहो कि पापा ने शाम को घुमाने के लिए ले जाने को कहा था, वह आ जाएंगे शाम तक। तब दीपक ने अनुपम से कहा, पापा आ जाएंगे शाम तक दादाजी, अब आप हमारे पापा को मत डांटिएगा। गीता ने तब दीपक को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उससे कहा, आप इतना प्यार करते हैं अपने पापा से, क्या आपके पापा बहुत अच्छे हैं। दीपक ने तब दादी से कहा, जी हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। यह देख करके दादी की आंखें खुशी से भर आई और वह आंखों में आए आंसू पोंछने लगी। और गौरी ने दादी की आंखों की नमी देख ली और इसलिए तब उसने दादी से कहा, क्या हुआ दादी, आपकी आंखों में यह आंसू किस लिए। और तब सभी दादी की ओर देखने लगे और गीता ने भी तब दादी से कहा, क्या हुआ मम्मी। दादी ने आंखों की नमी पोंछ करके गौरी और गीता की बात का जवाब देते हुए कहा, देख रहे हैं कि प्रेम में कितनी ताकत होती है, प्रेम से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। अनुराग का यह प्रेम ही तो है जिसके लिए दीपक उन्हें इतना चाहते हैं। दादी ने आगे दीपक की ओर देखते हुए कहा, आओ बेटा अपनी बड़ी दादी के पास। तब गीता ने दीपक से कहा, जाओ बेटा दादी बुला रही हैं। और तब दीपक गीता की गोंद से उतर करके दादी के पास चला गया और दादी ने तब प्यार से उसका माथा चूमा और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। गौरी पास खड़ी सब देख रही थी, लेकिन यह सब देख करके उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। गौरी को खड़ा देख करके गीता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गौरी बैठ जाओ, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा।
लेकिन तभी उसका ध्यान गौरी की आंखों की नमी पर गया। तब उन्होंने गौरी से कहा, यह क्या गौरी, तुम्हारी आंखों में आंसू? तब गीता ने गौरी का हाथ पकड़ा और उससे कहा, आओ बैठो हमारे पास। गौरी तब बैठ गई और तब गीता ने उससे कहा, पागल हो तुम भी, यह भी कोई रोने की बात है? गौरी ने तब अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए गीता से कहा, यह तो खुशी के आंसू हैं मम्मी, जो कि आप सभी का इतना स्नेह और प्रेम देख करके अपने आप ही निकल आए। तब दादाजी ने गौरी से कहा, बेटा तुम जैसी अच्छी बहू पा करके हम सभी बहुत खुश हैं। तब अनुपम ने भी दादाजी का साथ देते हुए कहा, पापा ने बिल्कुल सही कहा है, तुम खुश रहो बेटा, बस यही हम सब की कामना है। तब दादी ने माहौल को बदलते हुए कहा, बहुत हो गई बातें, चलो अब सब नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और तब सभी नाश्ता करने लगे और दीपक अपनी छोटी दादी के पास आ करके बैठ गया। दिन का समय था, नीता अपने घर में लेटी हुई आराम कर रही थी। तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसने आलस के चलते फोन नहीं उठाया और फोन की रिंग बज बज के बंद हो गई। जब दोबारा फोन फिर से बजा तो उसने फोन उठा करके देखा तो पता लगा कि नेहा का नंबर है। नेहा का नाम फोन स्क्रीन पर देख करके उसने तुरंत उसका नंबर रिसीव किया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नेहा बेटा बोलो। लेकिन दूसरे ओर से नेहा ने कुछ नहीं कहा, वह फोन पर रोने लगी। नेहा की रोने की आवाज सुन करके नीता घबरा गई और उसने घबराते हुए नेहा से कहा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? नेहा ने रोते हुए कहा, मम्मी इनका एक्सीडेंट हो गया है। नीता ने जैसे ही सुना नेहा की बात को उसे गहरा सदमा लगा और साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला और बेटी को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा मोहित को, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटा, तुम हमें बताओ कि मोहित अभी कहाँ है? नेहा ने तब रोते हुए कहा, मम्मी वह हॉस्पिटल में है, वह किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बेहोश हैं मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। नेहा की बातें सुन करके नीता का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला ताकि वह नेहा को समझा सके और इसलिए तब उसने नेहा को आगे समझाते हुए कहा, बेटा तुम दुखी क्यों होती हो? जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा? नीता ने अभी यह कहा ही था कि नेहा और फूट फूट करके रोने लगी। नेहा के रोने की आवाज़ सुन करके नीता और भी घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और नेहा को समझाते हुए कहा, बेटा खुद को संभालो तुम, हमने कहा ना कि जब हम अच्छे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा? नेहा ने तब रोते हुए नीता से कहा, मम्मी हमने सुना है कि इंसान को अपने कर्मों के फल यहीं भोग करके जाने पड़ते हैं। नीता, लेकिन बेटा जब बुरे कर्म किए ही नहीं हमने तो बुरा फल मिलेगा ही क्यों? अपनी सोच को पॉजिटिव रखो नेहा बेटा। नेहा ने रोते हुए कहा, कौन कहता है कि हमने बुरे कर्म नहीं किए हैं? हमारी आंखों के सामने हमारे द्वारा किए गए कर्म आ रहे हैं जिनकी सजा हमारे मोहित को भुगतनी पड़ रही है, जबकि उनका तो कोई दोष भी नहीं है। उनकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं मम्मी, हमें यकीन है कि उनको हमारे कर्मों का ही दंड मिल रहा है। नीता पागल मत बनो बेटा, हम क्या तुम्हें जानते नहीं हैं? तुमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया है। नेहा, मम्मी यह कह करके हमें और आहत मत कीजिए, हम जानते हैं कि हमने क्या बुरे कर्म किए। नीता ने फिर से नेहा को समझाते हुए कहा, फालतू बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, जब हम कह रहे हैं ना कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। नेहा ने फिर रोते हुए कहा, आप भूल गई क्या मम्मी, हमने गौरी चाची के साथ कैसा बर्ताव किया था? घर की बहू को आपने नौकरानी बना दिया था और उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था और उन पर किए गए अन्याय में हम भी उतने ही भागीदार थे जितनी कि आप। नेहा ने आगे रोते हुए कहा, मम्मी हम तो बच्चे थे, हमें उतनी समझ कहाँ थी और इसलिए आपके साथ हम भी बुरे बन गए थे और जिसकी सज़ा आज हमें इस रूप में मिल रही है। नेहा ने नीता को उसके अतीत से रूबरू करा दिया था और आज नीता को भी नेहा की कही बात सच ही प्रतीत हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने नेहा को समझाते हुए कहा, तुम्हारी कही बात हमें आज सच लग रही है, लेकिन गुनहगार तो हम हैं, फिर तुम्हें किस बात की सजा मिल रही है? अगर नियति को किसी को दंड देना ही था तो वह हमें दंड देती, तुम्हें
और मोहित को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। नेहा, आपके उस गलत कर्म में शामिल तो हम भी थे और फिर आपकी बेटी हैं हम, उसका तो हमें दंड भोगना ही था। नीता ने तब कुछ सोचते हुए नेहा से कहा, कोई है जो हमें इस संकट से बचा सकता है? नेहा, कौन है ओ मम्मी? तब नीता ने नेहा से कहा, हम गौरी के पास जा करके उनसे कहेंगे कि वह अब हमें अपने घर में नौकरानी बना करके रख लें। जो हमने उनके साथ किया था वह चाहे तो उससे भी बुरा बर्ताव हमारे साथ कर लें, लेकिन हम सबको वह माफ़ कर दें। हमें यकीन है बेटा, अगर गौरी ने हमें माफ़ कर दिया तो नियति भी हमें माफ़ कर देगी। नीता ने आगे नेहा को समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, हम आज ही गौरी के घर जाएंगे। गौरी हमारी तरह बुरी थोड़े ही है, उनका हृदय तो विशाल है। देखना, वह हम सबको माफ कर देगी और फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम मत रो बेटा, हम तुम्हारे पापा के साथ अभी ही गौरी के घर के लिए निकल जाते हैं। तुम मोहित के पास ही रहो और उनकी देखभाल करो। अब हम फोन रखते हैं बेटा, ताकि गौरी के घर जल्दी पहुंच सकें। कह करके नीता ने फोन कट कर दिया और वहां से दौड़ती हुई बाहर चली गई। और वह दौड़ते हुए रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, नेहा के पापा, नेहा के पापा, आप कहाँ हैं? नीरज बाहर सोफे पर बैठा हुआ अपने ऑफिस का काम कर रहा था। जैसे ही उसने नीता की आवाज सुनी, उसने अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। और उसने अभी वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे, तब तक नीता वहां पहुंच गई थी। नीता को रोता देख करके नीरज घबरा गया था और उसने तब घबराते हुए नीता से कहा, क्या हुआ नीता, तुम रो क्यों रही हो? नीता ने तब नीरज का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, हमें जल्द से गौरी के घर ले चलिए। नीरज ने तब नीता से प्यार से कहा, हम तुम्हें गौरी के घर ले चलेंगे, लेकिन बात क्या है वो तो हमें बताओ। नीता ने तब आगे रोते हुए नीरज से कहा, हम कह रहे हैं ना आपसे कि हमें जल्द से गौरी के घर ले चलो। हमारे पास समय बहुत कम है, हम गाड़ी में आपको सब बता देंगे। नीता की बातें नीरज की परेशानी बढ़ा रही थी, लेकिन नीता को इस तरह से रोता हुआ देख करके उसने नीता से फिर कोई सवाल जवाब तो नहीं किया। लेकिन वह घर में लोअर और टी शर्ट में था, इसलिए उसने नीता से कहा, हम बस कपड़े बदल करके आ रहे हैं, फिर चल रहे हैं। नीता ने सुना ही था कि साथ ही चिल्लाते हुए कहा, यहाँ एक एक पल मुश्किल से बीत रहा है और आपको कपड़े चेंज करने को पड़ी है। नीता ने आगे रोते हुए कहा, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें जल्द से गौरी के घर ले चलिए प्लीज। नीता को रोता देख करके फिर नीरज ने उसकी बात मान लेना ही उचित समझा, इसलिए तब उसने नीता की बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा हम नहीं बदले कपड़े, चलिए हम आपको गौरी के घर ले चलते हैं। और कह करके नीरज ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और फिर नीता भी उसके पीछे पीछे चली गई। नीरज और नीता फिर गाड़ी से कानपुर के लिए निकल गए। जब नीरज ने गाड़ी में नीता से गौरी के घर जाने का कारण पूछा तो नीता ने बहाना बना करके टाल दिया, कहा कि गौरी के घर पहुंच करके सब पता लग ही जाएगा। नीता नहीं चाहती थी कि नीरज सच जान करके परेशान हो और फिर शायद गाड़ी ड्राइव करने में कहीं उन्हें परेशानी ना हो। यही ख्याल करके नीता ने बात टाल दी थी और नीरज ने भी जिद इसलिए नहीं की कि नीता फिर से ना रोने लग जाए। कुछ घंटों की यात्रा के दौरान नीता और नीरज गौरी के घर पहुंच गए थे, लेकिन शायद नीता की किस्मत ठीक नहीं थी। जब नीता और नीरज अनुराग के घर पहुंचे तो उन्हें नौकर से पता लगा कि नीता और उसकी फैमिली कुछ देर पहले ही घूमने के लिए निकल गए हैं। तब नीता ने नौकर से कहा, कब तक आएंगे, कुछ कह करके गए हैं क्या? नौकर, अभी कुछ देर पहले ही तो गए हैं, पता नहीं कब तक वापस आएंगे, या तो कुछ नहीं कह सकते। नीता, क्या आपको पता है कि वो सब कहाँ गए हैं? नौकर ने कहा, जी ये तो नहीं पता है। तब नीता ने रोते हुए खुद से कहा, हाय रे हमारी किस्मत, काश हमने बुरे कर्म नहीं किए होते। अब नीरज से और नहीं रहा गया। तब उसने नीता से कहा, आखिर बात क्या है, अब तो हमें बता दो। तब नीता ने रोते हुए नीरज से कहा, मोहित का एक्सीडेंट हो गया है, हमारे ही बुरे कर्म हमारे सामने आ गए हैं, जिसकी सजा हमारे दामाद को मिल रही है। नीरज को सुनते ही गहरा सदमा लगा, वह वहीं जमीन पर बैठ गया।
तब नीता भी उसके पास ही बैठ गई और नीरज का उदास चेहरा देख करके उसे समझाते हुए नीता ने उससे कहा, आप दुखी मत होइए, बस एक बार गौरी हम सबको माफ कर दे, तब हमारे दामाद जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नीरज अभी भी सिर झुकाए ही बैठा था, उसने नीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब नीता ने नीरज से फिर से कहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? आप भी आज जी भर करके हमें डांट सकते हैं, हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। नीरज ने तब भरे हुए गले से कहा, इसमें दोष सिर्फ तुम्हारा नहीं है नीता, उतने ही बड़े दोषी हम भी हैं जितनी कि तुम हो। जब तुम गौरी के साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव कर रही थी, हमने भी तो तुम्हें नहीं रोका, बल्कि तुम्हारा साथ दिया उस बुरे कर्म में। अगर हमने ही तुम्हें रोक दिया होता तो आज हमारे दामाद की यह स्थिति नहीं होती। नीता ने तब नीरज को समझाते हुए कहा, आप खुद को दोष मत दीजिए, आपकी कोई गलती तो थी नहीं, हम ही अपनी मनमानी चलाते थे, आप तो बस अच्छे पति बनने की कोशिश ही करते थे। नीरज भावुक होकर के कहा, हम अच्छे पति ही तो नहीं बन पाए नीता, अगर हम अच्छे पति बन गए होते तो आज यह स्थिति वह बनती ही नहीं। काश हम तुम्हें सही और गलत में अंतर समझा पाते। पत्नी और पति दोनों ही एक दूसरे की जिम्मेदारी होते हैं। अगर पति गलती करे तो पत्नी का फर्ज है कि वह उसे सही रास्ता दिखाए, और अगर पत्नी गलत रास्ता पर जाए तो पति का फर्ज है कि वह अपनी पत्नी को सही रास्ता दिखाए। लेकिन हम अच्छे पति बन ही नहीं सके। नीरज ने आगे कहा, और हमारे ही कर्मों की सजा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। काश हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा होता तो आज यह स्थिति नहीं बनती। कह करके इस बार नीरज की आंखों से भी आंसू निकल आए और वह भी भावुक होकर के रोने लगा था। नीरज को रोता हुआ देख करके नीता ने खुद को संभाला और नीरज को समझाते हुए कहा, आप दुखी मत होइए, हम अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। नीरज, प्रायश्चित कर लेने मात्र से क्या ठीक हो जाएगा? क्या गौरी पर किए गए अन्याय मिट जाएंगे? जो आंसू हमारी और तुम्हारी वजह से गौरी की आंखों से बहे हैं, क्या उन आंसुओं की भरपाई हम कर पाएंगे? जो रातें गौरी ने गर्मी के दिनों में गर्मी की वजह से जाग करके गुजारी है, क्या हम उनकी भरपाई कर पाएंगे? नीरज ने आगे कहा, गौरी बड़े हृदय की बन करके हमें भले माफ कर दे, लेकिन हम उनके गुनहगार ताउम्र रहेंगे। नीता, आज उन बातों को याद करने मात्र से पीड़ा हो रही है। हम मानते हैं कि हम गौरी पर किए अन्यायों को नहीं मिटा सकते, लेकिन आगे अच्छे कर्म कर अच्छे बनने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। इंसान के बस में नहीं है कि वह अतीत में जा कर के उसको बदल सके, लेकिन इंसान अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए तो प्रयास कर ही सकता है। नौकर ने नीरज और नीता की कही सारी बातें सुन ली थी। वह शायद नीता और नीरज की स्थिति को कुछ कुछ समझ रहा था, इसलिए तब उसने नीता और नीरज से कहा, आप दोनों यहीं बैठिए, हमारे पास अनुराग सर का नंबर है, हम उनसे बात करके आप लोगों के बारे में बताते हैं। हमारे अनुराग सर और गौरी मैडम बहुत अच्छे हैं। जब उन्हें आप लोगों के दुख के बारे में पता लगेगा तो वह तुरंत वापस लौट आएंगे। तब गौरी ने नौकर से कहा, हम जानते हैं कि आपके अनुराग सर और गौरी मैडम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अब और अपने लिए स्वार्थी नहीं बनेंगे भैया। हम यहीं बाहर बैठ करके आपके अनुराग सर और उनकी फैमिली के लौटने का वेट करेंगे, आप उनसे कुछ मत कहिए। तब नीरज ने भी नीता का साथ देते हुए नौकर से कहा, हमारी वाइफ ठीक कह रही हैं, हम अब और स्वार्थी नहीं बनेंगे, इंतजार करेंगे यहीं बैठ करके। नौकर कुछ कहना ही चाह रहा था कि नीता ने उससे पहले ही कहा, भैया आप हमें जानते नहीं हो तो हम किसी के सूने घर में आने को आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी परमिशन हो तो क्या हम बाहर गार्डन में बैठ करके सभी के आने का वेट कर सकते हैं? नीता की बात के जवाब में नौकर ने उन्हें बाहर बैठने की परमिशन दे दी और फिर खुद अंदर चला गया। नौकर समझदार था, उसने नीता और नीरज की मजबूरी को समझ लिया था और इसलिए उसने तब अंदर जा करके गौरी का नंबर डायल कर दिया। गौरी अपने परिवार के साथ उस समय किसी रेस्टोरेंट में थी। उसने नौकर का नंबर देखा तो कुछ काम होगा सोच करके उसने फोन रिसीव कर लिया और कहा, राजू कुछ काम था क्या आपको? राजू, जी दीदी। बताओ फिर हमें क्या काम है आपको? राजू, दीदी एक हस्बैंड वाइफ आए हैं हमारे यहाँ,
आपके जाने के कुछ देर बाद ही वो लोग यहाँ आ गए थे। गौरी कौन हैं? आपने पूछा उनसे? राजू बहुत दुखी हैं बेचारे, हम पूछना ही भूल गए कि कौन हैं। आप कहें तो हम अभी उनसे पूछ करके आपको बता देते हैं। गौरी आपने उन्हें पहले अपने घर पर कभी देखा है? राजू ने तब दिमाग पर जोर डाला और फिर गौरी की बात का जवाब देते हुए कहा, जी हमने उन्हें शायद पहले तो नहीं देखा है, और देखा भी होगा तो अभी हमें याद नहीं आ रहा है दीदी। गौरी अच्छा कोई बात नहीं, उन्होंने क्या कहा आपसे? राजू आपसे मिलना चाहते हैं। गौरी ने हैरत भरे स्वर में कहा, हमसे मिलना चाहते हैं? मगर किस लिए? राजू यह तो नहीं पता दीदी, लेकिन वह बातों बातों में कितनी ही बार आपका नाम ले रहे थे और आपसे माफी मांगने की बात कर रहे थे। गौरी ने फिर से हैरानी भरे स्वर में कहा, हमसे माफी मांगना है? लेकिन हमसे किस लिए माफी मांगना चाहते हैं? राजू उनके यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वह आपसे माफी मांगने आए हैं। गौरी को राजू की यह बात ठीक से समझ में नहीं आई, इसलिए तब उसने राजू से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वह हमसे माफी मांगने आए हैं? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आप पहले उनसे पता करो कि वह कौन है और आ करके हमें जल्दी से बताओ, हम आपका वेट कर रहे हैं। राजू ने कहा, दीदी हम अभी आपको पता करके बताते हैं। और तब गौरी ने फोन कट कर दिया और उदास होकर के कुछ सोचने लगी। तब गीता ने उससे कहा, क्या हुआ गौरी? राजू का फोन था, क्या कह रहा था राजू? गीता का प्रश्न सुन करके सभी गौरी की ओर उत्तर की अपेक्षा से देखने लगे। तब गौरी ने गीता के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, राजू कह रहे थे कि कोई हस्बैंड वाइफ हमसे मिलने के लिए आए हैं। अनुराग ने तब गौरी से कहा, कौन हस्बैंड वाइफ आए हैं? गौरी ने तब अनुराग से कहा, वही पता करने के लिए हमने राजू को भेजा है। लेकिन गौरी के चेहरे पर उदासी थी, इसकी वजह थी राजू का एक्सीडेंट की बात बताना। इसलिए तब गौरी के चेहरे की उदासी देख करके अनुराग ने उससे कहा, लेकिन आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? गौरी ने तब कहा, राजू ने हमें बताया कि जो लोग आए हैं उनके यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वह इसलिए हमसे माफी मांगने आए हैं। तब अनुराग ने गौरी से हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, एक्सीडेंट हो गया है और इसलिए आपसे माफी मांगने आए हैं? हम कुछ समझे नहीं। गौरी ने उदास होकर के कहा, यही तो कुछ हमें भी समझ में नहीं आया, इसलिए राजू के फोन आने का वेट कर रहे हैं। तब दादी ने गौरी को समझाते हुए कहा, तुम ज्यादा परेशान मत हो बेटा, अभी पता लग जाएगा, राजू का फोन आने वाला ही होगा। तभी राजू का फोन आ गया। गौरी ने तुरंत फोन रिसीव किया और राजू से कहा, पता किया राजू आपने? राजू, जी हमने पता कर लिया, उन दोनों का नाम नीरज और नीता है। गौरी ने जब यह सुना तो घबराते हुए पूछा, उनके यहाँ किसका एक्सीडेंट हो गया है? राजू, उनके दामाद का एक्सीडेंट हो गया है। गौरी ने जैसे ही सुना तो वह भावुक होकर के रोने लगी। आप उन्हें अच्छे से बैठाइए, हम कुछ देर में ही पहुंच रहे हैं। गौरी लाउड स्पीकर पर बात कर रही थी, इसलिए सब ने राजू की बातें सुन ली थी और इसलिए तब अनुपम ने गौरी से कहा, गौरी बेटा हम सब भी चलते हैं। अनुपम ने आगे अनुराग से कहा, अनुराग बेटा सबने खाना तो खा ही लिया है, इसलिए तुम सबको लेकर के बाहर चलो, तब तक हमें रेस्टोरेंट का बिल पे करके आते हैं। और तब अनुपम वहां से बिलिंग काउंटर की ओर चला गया और अनुराग और उसके घर के बाकी सदस्य बाहर की ओर चले गए। जब अनुपम बिल पे करके आ गए तब अनुराग ने गाड़ी स्टार्ट की और सभी घर के लिए निकल गए। कुछ समय के सफर के बाद अनुराग और उसकी फैमिली घर पहुंच गए थे। जैसे ही गौरी सबके साथ उस रूम में पहुंची जहां नीरज और नीता बैठे थे, गौरी को देखते ही नीता उसके पैरों में जा गिरी और रोते हुए गौरी से कहने लगी, गौरी तुम हमें जो सजा देना चाहो दे दो, हम तुमसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। गौरी ने नीता को इस स्थिति में देखा तो वह उसके पास बैठ गई और उसने नीता को समझाते हुए कहा, दीदी आप यह क्या कह रही हैं और भला हम आपको कोई सजा क्यों देंगे? गौरी ने आगे नीता से कहा, आप इस तरह से हमारे पैरों में मत बैठिए, आइए हमारे साथ और सोफे पर चल करके बैठिए। नीता ने रोते हुए गौरी से कहा, हम यहीं ठीक हैं, हमें यहीं रहने दो। नीता ने गौरी से आगे कहा, गौरी तुम्हें पता है हमारे दामाद हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। गौरी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मोहित को कुछ नहीं होगा दीदी, वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सुनकर के नीता ने नीरज की ओर देखते हुए कहा,
सुना आपने गौरी ने क्या कहा, हमारे दामाद ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। गौरी का हृदय कितना बड़ा है, देखा आपने। गौरी ने तब नीता से कहा, दीदी अब चल करके सोफे पर बैठ जाइए, बाकी बातें हम सोफे पर बैठ करके करेंगे। तब अनुराग ने भी नीता से कहा, नीता जी प्लीज आप सोफे पर बैठ जाइए, फिर आप गौरी जी से आराम से बातें कर लीजिए। तब गौरी ने नीता का हाथ पकड़ करके उससे कहा, चलिए अब झट से खड़ी हो जाइए और हमारे साथ सोफे पर चल करके बैठिए। गौरी के कहने पर इस बार नीता अपनी जगह से खड़ी हो गई और सोफे पर जाकर के बैठ गई। तब दादी भी आकर के नीता के पास बैठ गई और पानी का ग्लास उठा करके नीता की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा पानी पी लो। तब नीता ने बिना किसी ऐतराज के पानी का ग्लास दादी से ले लिया और पानी पीने के बाद टेबल पर खाली ग्लास रख दिया। तब दादी ने नीता से कहा, प्रायश्चित कर लेना बहुत बड़ी बात होती है बेटा, आपने प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए आप खुद को कोस करके और दुखी मत होइए। नीता ने तब दादी की ओर देखते हुए कहा, कैसे ना खुद को कोसें दादी, आप नहीं जानती कि हम कितने बुरे थे। हमने इंसान हो करके दूसरे इंसान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हम भूल गए थे कि इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और हमें हमारे कर्मों की सजा अब मिल भी रही है। दादी ने तब नीता को समझाते हुए कहा, गौरी को अब आपसे कोई शिकायत नहीं है, खुद गौरी ने भी तो आपसे कहा है अभी, इसलिए अब आप दुखी मत होइए। दादी ने आगे नीता से कहा, इंसान अतीत में पीछे जा करके उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन अपने वर्तमान को जरूर बेहतर बना सकता है। अब जो हो गया उसके लिए पश्चाताप करना ठीक है, लेकिन उसी बात को बार बार सोच करके दुखी होना तो ठीक बात नहीं है बेटा। तब दादाजी ने भी नीता को समझाते हुए कहा, अनुराग की दादी ने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम और दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नीता ने तब हाथ जोड़ करके दादाजी से कहा, बस आप बुजुर्गों का ही आशीर्वाद चाहिए। तब दादी ने नीता से कहा, फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारे दामाद को कुछ नहीं होगा, वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। नीता ने अब गौरी के सामने हाथ जोड़ लिए और वह गौरी से कुछ कहना ही चाह रही थी कि गौरी ने नीता के हाथ को पकड़ लिया और फिर नीता से कहा, दीदी आप हमसे बड़ी हैं, हमारे सामने हाथ जोड़ करके हमें लज्जित मत कीजिए। जो हुआ उसे ना आप बदल सकती हैं और ना हम ही बदल सकते हैं। हमने उन बातों के लिए आपको माफ कर दिया, इसलिए आप भी उन बातों को भुला दीजिए। नीता तब गौरी के गले से लग गई और रोने लगी और रोते हुए उसने गौरी से कहा, तुम सच में महान हो गौरी। तब गौरी ने नीता को गले से लगा करके उसका चेहरा अपने सामने किया और उसे समझाते हुए कहा, प्लीज दीदी अब आप मत रोइए, चुप हो जाइए आप, हमें अब नेहा के पास भी पहुंचना है, उन्हें हमारी जरूरत होगी। नीता कुछ कह पाती उससे पहले नीरज ने गौरी से कहा, आज पता लग गया गौरी कि तुम सच में कोई महान इंसान हो। नीता कुछ कह पाती उससे पहले नीरज ने गौरी से कहा, आज पता लग गया गौरी कि तुम सच में कोई महान इंसान हो। जितनी दोषी नीता है तुम्हारी, उतने ही हम भी हैं। नीरज ने आगे गौरी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, हो सके तो हमें भी माफ कर देना गौरी। गौरी ने तब नीरज से कहा, भाई साहब यह आप क्या कह रहे हैं, आपको हमारे सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें आपसे भी कोई शिकायत नहीं है, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाइए। अनुराग ने भी तब नीरज को समझाते हुए कहा, नीरज जी इस दुख की घड़ी में नेहा को हम सबकी जरूरत होगी, इसलिए आपके साथ हम और गौरी जी भी चलेंगे। अनुराग ने आगे नीता और नीरज से कहा, आप दोनों कुछ खा लीजिए, फिर हम सभी नेहा से मिलने के लिए निकल चलते हैं। तब अनुपम ने गीता से कहा, गीता तुम नीरज जी और नीता जी के खाने का इंतजाम करो। तब नीता ने बीच में बोलते हुए गीता से कहा, आप परेशान मत होइए बहन जी, हमें कुछ नहीं खाना है, बस जल्द से अपनी बेटी और दामाद के पास पहुंचना चाहते हैं। तब गौरी ने नीता से कहा, दीदी थोड़ा सा खा लीजिए, फिर हम सभी निकल चलेंगे यहाँ से। नीता ने तब गौरी से कहा, सच में गौरी हमारा बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं है। तब दादी ने बीच में बोलते हुए नीता से कहा, क्या आप गौरी की बात ना मान करके उन्हें फिर से नाराज करना चाहती हैं? नीता ने तब झट से दादी की बात का जवाब देते हुए कहा, जी बिल्कुल भी नहीं। और फिर नीता ने गौरी की ओर देखते हुए कहा, गौरी अगर ऐसी बात है तो हम थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। तब गौरी ने नीता से प्यार से कहा, दीदी हम भला आपसे क्यों नाराज होंगे, हाँ अगर आप हमारे यहाँ कुछ खा लेंगी तो हमें
खुशी अवश्य मिलेगी। तब नीता ने गौरी से कहा, जब बात तुम्हारी खुशी की है तब भला हम कैसे टाल सकते हैं। तब गौरी ने नीता से कहा, अच्छा फिर आप बैठिए, हम अभी आपके पास खाने के लिए कुछ लाते हैं। गौरी कह करके खड़े होने ही लगी थी कि तभी गीता ने गौरी से कहा, गौरी तुम बैठ करके आराम से बातें करो मेहमानों के साथ, हम खाने का बंदोबस्त करते हैं। और कह करके गीता वहां से चली गई। कुछ देर सभी बैठ करके बातें करते रहे और फिर कुछ देर बाद गीता खाने की प्लेट लेकर के वहां आ गई। नीता और नीरज ने जब खाना खा लिया तब नीता और नीरज के साथ गौरी, अनुराग और दीपक वहां से उनके साथ निकल गए। कुछ घंटों की यात्रा के बाद सब हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जैसे ही नेहा ने गौरी को वहां देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने गौरी के सामने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहा, हमने जो किया वह माफी के लायक तो नहीं है चाची, अगर हो सके तो हमें बेटी समझ करके माफ कर दीजिएगा। तब गौरी ने नेहा को गले से लगा लिया और फिर उसे प्यार से समझाते हुए कहा, नेहा नहीं रोते हैं बेटा, चाची तुमसे नाराज नहीं है। नेहा ने रोते हुए गौरी से कहा, चाची हमें अब भी वो बातें याद आ रही हैं, सच में अपने आप पर लज्जित हो रहे हैं हम। गौरी ने तब नेहा को बेंच पर बिठाया और खुद भी वह उसके पास बैठ गई और तब उसने नेहा को समझाते हुए कहा, नेहा जो हुआ उसे भूल जाओ बेटा, अब तुम्हारी चाची को तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम हमारी बेटी जैसी हो, हमने तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए अब चुप हो जाओ। गौरी की बात का जवाब देते हुए नेहा ने गौरी से कहा, आपने तो हमें बेटी समझ करके माफ कर दिया चाची, लेकिन हम कितने अभागे हैं, आपको अभी अपना समझ ही नहीं सके। काश हम आपको पहले ही अपना समझ पाते, आपकी महानता को समझ पाते तो आपसे कितना कुछ सीख पाते और तब शायद हमारे मोहित के साथ जो दुर्घटना घटी है वह भी नहीं घटती। गौरी ने तब नेहा को समझाते हुए कहा, देर से ही सही, समझ तो आ गई, यही हमारे लिए काफी है। जब अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है तब तुम्हें भी अब उन बातों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए और सोचना चाहिए कि अपने अतीत की गलतियों से सीख करके अपने आने वाले कल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। नेहा, काश हम आपको पहले समझ पाते चाची तो कितना कुछ आपसे सीख पाते, मगर हमें अफसोस है कि हम आपको समझ ही नहीं सके, लेकिन अब जरूर आपसे सीखने की कोशिश हमारी रहेगी, मगर अफसोस तो गुजरे हुए कल को याद करके होता है। काश हमारे बस में होता तो हम अपने अतीत को और अच्छा बना सकते। गौरी, अच्छी बात है अपने अतीत की गलतियों से सीख लेना, लेकिन अतीत को याद करके रोते रहना तो उचित नहीं है नेहा। गौरी ने आगे प्यार से नाराजगी जताते हुए नेहा से कहा, अब अगर तुमने खुद को कोसना बंद नहीं किया तो हम तुमसे सच में नाराज हो जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि चाची तुमसे नाराज हो जाएं? नेहा ने तब अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए और फिर गौरी से कहा, हम भला अब आपको कैसे नाराज कर सकते हैं, मान लेते हैं हम आपकी बात और अब नहीं कोसते हैं खुद को। नेहा ने आगे गौरी से कहा, लेकिन आज समझ में आ गया और यकीन भी हो गया। गौरी ने तब हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, किस बात पर यकीन हो गया है? तब नेहा गौरी से कहा, यही कि आप कितनी अच्छी हैं। तब नीता ने भी नेहा का साथ देते हुए गौरी से कहा, नेहा सच ही तो कह रही है, काश हम भी तुम्हारी तरह अच्छे होते तो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार सिखा पाते। आगे नीता ने नेहा की ओर देखते हुए नेहा से कहा, बेटा दोष तुम्हारा नहीं है, दोषी तो हम हैं। जब हमने ही तुम्हें किसी का सम्मान करना नहीं सिखाया तो तुम किसी का सम्मान करना सीखती कैसे? और तब नीरज ने भी नीता का साथ देते हुए कहा, सबसे अधिक दोष तो हमारा है, हमने ही अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई थी। जब गौरी ने नीता और नीरज की बातें सुनी तो दोनों से कहा, आप फिर से वही बातें करने लगे हैं, जबकि हम नेहा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो गलत बात है, अतीत से सीख लेना चाहिए, उसका रोना नहीं रोते रहना चाहिए। नीता ने तब प्यार से गौरी से कहा, सॉरी हमसे गलती हो गई, अब नहीं कहते हैं। अनुराग ने तब नेहा से कहा, नेहा अब कैसी तबीयत है मोहित की, डॉक्टर से कुछ बात हुई आपकी? नेहा ने तब अनुराग की बात का जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर मोहित का ट्रीटमेंट कर रहे हैं
अभी उनसे बात नहीं हुई है। तब नीता ने नेहा से कहा, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने और हमने अपनी गलती को सुधार कर लिया है। जब तुम्हारी गौरी चाची ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मोहित अब जल्द से ठीक हो जाएंगे। नीता ने अपनी बात पूरी की ही थी तभी डॉक्टर वहां पहुंच गया था और आकर के उसने नेहा से कहा, नेहा जी अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके हस्बैंड खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं, वह कुछ ही दिनों में पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। नेहा ने मुस्कुरा करके डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर की बातों ने सभी के चेहरे पर नई चमक ला दी थी। डॉक्टर जानकारी दे करके वहां से जा चुका था। तब नीता ने नेहा से कहा, बेटा हमने एक सीख आज सीख ली है और वही अब तुमसे कहने जा रहे हैं। कभी भी अपनी लाइफ में किसी के साथ अगर अच्छा नहीं कर सको तो उनका बुरा भी नहीं करना, अन्यथा तुमने देखा है कि बुरे कर्म का परिणाम भी बुरा ही होता है। नेहा ने तब नीता की ओर देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है मम्मी, हमने भी इस घटना से बहुत सीख लिया है और अब से हम अपने जीवन में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। नेहा तब गौरी के पास गई और उसके गले से जा कर के लग गई। तब गौरी ने नेहा से कहा, अब सब ठीक हो गया है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेहा तब गौरी के गले से लग गई और आंखों में नमी ला करके उसने गौरी की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू चाची। तब गौरी ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए नेहा से कहा, तुम भी ना बिल्कुल पगली हो, चलो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो। तब नेहा ने अपनी आंखों के कोरों को पोंछ लिया। वक्त ने नेहा और उसके पेरेंट्स की आंखें खोल दी थी और उन्हें उनकी गलती का एहसास करा दिया था। कुछ दिनों में मोहित ठीक हो गया था और नेहा की लाइफ फिर से खुशी खुशी बीतने लगी थी और उसने अब जीने का एक नया तरीका अपनी गौरी चाची से सीख लिया था जो कि उसे खुशी देता था। नीता और नीरज अब पहले जैसे नहीं रहे, वह भी अब हर गलत काम से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। सरोज जो कि गौरी को बहुत प्यार करती थी और गौरी भी तो उन्हें उतना ही प्यार करते थे, इसलिए गौरी के बुलाने पर कभी कभी वह कानपुर गौरी के घर रहने चली जाती और गौरी को खुश देख करके खुश हो जाती। गौरी तो पहले भी अच्छे थे और वह अब भी उतनी ही अच्छे थे। उनकी अच्छाई ही थी जिसने उसकी लाइफ को फिर से नई दिशा दे दी थी। गौरी और अनुराग की सूझबूझ से उनकी जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी और अब अनुराग के घर वालों को गौरी को अपने घर का हिस्सा कहने में लज्जा नहीं आती थी, बल्कि अनुराग की पत्नी के रूप में गौरी जैसी संस्कारी बहू पा करके उन्हें फक्र महसूस होता था। सब सोच पर निर्भर करता है दोस्तों। अगर गौरी जैसी किसी मजबूर के साथ कोई अनुराग साथ देता है तो इसमें हर्ज ही क्या है, आखिर गौरी भी तो इंसान ही है। हमारी कहानी को अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये कहानी आपको कैसी लगी आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।